आज हम बात करने वाले एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है लेनदार और देनदार क्या होते हैं। जी हाँ, लेनदार और देनदार हमारे व्यापारिक लेन देन के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं। ये दोनों ही प्रकार से बोल सकता हूँ कि दोनों ही हमारे व्यापारिक लेन देन के आधार होते हैं, एक प्रकार से पिलर होते हैं। तो बिना इन पिलर के समझे हम अपने व्यापार की कल्पना नहीं कर सकते। तो चलिए इसको समझने के लिए इस वीडियोस को एंड तक देखते हैं। और अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। लेनदार और देनदार आखिर होते क्या है? चलिए इसको और गौर समझते हैं हम लोग। अब देखिए, पहले बात करते हैं देनदार की। देनदार क्या होते हैं? जब हम किसी दुकान से सामान लेते हैं और सामान को पैसे ना देकर उधार पर ले लेते हैं, तो जो दुकानदार हमें सामान उधारी पर देता है वो क्या होता है? देनदार कहलाता है। जी हाँ, कॉमन से आप ये समझिए कि आप किसी शॉप पे गए और आपने क्या कर दिया, आपको कोई सामान लेना था, आपके पास पैसे खत्म हो गए। अब आप दुकानदार से ये कहेंगे भैया वो सामान मुझे दे दीजिए। अगर आपको दुकानदार जानता होगा तभी तो आपको उधार दे पाएगा, अगर नहीं जानता तो वो क्या कहेगा? या आपसे कहेगा भैया पैसे दिए तभी हम सामान दे पाएंगे। तो क्या होता है कि सामान लेने और सामान देने के लिए या तो किसी परिचित दुकान पे तभी आपको उधार मिल पाएगा, या तो फिर आप जब पैसे दे रहे हैं या पैसे आप उससे ले रहे हैं, तो आप कॉमन सी बात ये समझिए कि आप जब तक पैसे उसके दे नहीं देंगे तब तक वो सामान आपको मिलेगा नहीं। तो यही चीज़ होती है कि अगर आप किसी परिचित दुकान पे गए, आपने उधार सामान ले लिया, तो वो क्या होगा, जो उधार सामान आपको देगा वो क्या होगा, वो देनदार कहलाएगा हमारा, या कहलाएगा डेप्टर कहलाएगा। जैसे मैं एक चीज़ और इससे क्लियर करना चाहूँगा, जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग उसको डेप्टर और क्रेडिटर का पार्ट बोलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बैंक से जब लोन लेंगे तो आपने कोई सामान का ट्रांजेक्शन नहीं करा, आपने सिर्फ वर्चुअल कैश का ट्रांजेक्शन करा है, जो कि आपके अकाउंट में पैसा आएगा। और लोन आप जो ले रहे हैं वो किसी ना किसी एसेट्स के अगेंस्ट में ले रहे हैं, जो कि एसेट्स आपकी है। आप उसको सिर्फ क्या कर रहे हैं, उसको बनवाने के लिए, या जैसे एजुकेशन लोन है या उस पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो बैंक से लोन का जो कंडीशन होती है वो हमारी डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के पार्ट में बिल्कुल भी नहीं आती है। तो पहली बात तो अब इसको, अगर आपको आपने से बोले कि बैंक से लोन अगर हम ले रहे हैं या हम लेने वाले हैं तो क्या डेप्टर्स और क्रेडिटर्स का पार्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उसको पहले उसको अप्लाई कर दीजिए। अगेन बात करते हैं क्रेडिटर की। क्रेडिटर में डेट मीन्स होता है लेनदार क्या होते हैं। अब वही बात है, जब हम कोई सामान किसी को बिना रकम के लिए बेचते हैं तो उसके हमारे सामान की रकम उधार मानी जाती है। और जो उस सामान को खरीदता है, डेट मीन्स अगर सामान खरीद रहा है तो उधारी पे खरीद रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेनदार कहते हैं। सामान देने वाला तो उधारी पे दे दिया तो उसको हमने क्या बोला? लेनदार बोल दिया। लेकिन सामान लेने वाला जो उधारी पे ले रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम लेनदार बोलेंगे। डेट मीन लेने और देने के जो कॉम्बिनेशन होते हैं वो लेनदार और देनदार के नाम से भी जाने जाते हैं। अगेन, जो सामान की रकम कुछ समय बाद देने का वादा करता है। और ऑब्वियस सी बात है, कोई सामान आप लेंगे तो कुछ ना कुछ दिन बाद तो आप उसका पैसा चुकाना ही पड़ेगा आपको। तो वो क्या होगा, वो आप उसका देने का एक प्रॉमिस आप करेंगे। डेट मीन्स यहाँ पर एक लिखा हुआ है, कंपनी ने अपने फ़ोन किसी को बेचे और उसका पैसा अभी ना मिला नहीं है, कुछ समय बाद मिलने वाला। तो पैसा क्या होगा, तो उसने एडवांस दिया होगा, या तो भाई थोड़ा समय के बाद यूज़ करने के बाद वो क्वालिटी देखना चाह रहा होगा कि उसकी क्वालिटी कैसी है। ये नहीं कि पैसा वो देना नहीं चाहता, वो पैसा देगा। डेट मीन्स हो सकता है उसके बाद पैसे की वो कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो पैसा अभी उधार पे किया गया है। और जो जितने फ़ोन उसने बेचे हैं उसे हम क्या करेंगे? उसे हम खरीदर और क्रेडिटर का पार्ट कर देंगे। अगेन बात करते हैं लेनदार और देनदार में अंतर की। अभी तक हमने समझाया लेनदार और देनदार आखिर होते हैं क्या, लेकिन इनमें कुछ अंतर होते हैं जिनसे हम इस चीज़ों को और क्लियर करते हैं। तो अब बात करते हैं लेनदार की। पहले पॉइंट में हम बात करेंगे, लेनदार एक उधार लेने वाला व्यक्ति होता है और जो सामान उधार देने वाला होता है वो क्या होता है? वो देनदार होता है। दूसरे पॉइंट में हम बात करने वाले हैं, लेनदार को हम लोग क्रेडिटर और देनदार को हम लोग डेप्टर्स भी बोलते हैं। ये तो आपको पहले क्लियर हो चुका है। थर्ड पॉइंट में बात करते हैं, बैंक से लोन लेते समय हम इस प्रोसेस को क्या करेंगे, इस प्रक्रिया को पूरी को लेनदार और देनदार का पार्ट में बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। मैंने इस पॉइंट को अंतर में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे थे, इसलिए मैंने इसको पहले ही क्लियर करा दिया। अगेन पॉइंट, अगले पॉइंट में बात करते हैं, किसी भी डेप्टर्स के क्रेडिटर उसके एसेट्स होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, आपने सामान बेची है तो आपको पैसा मिलना है, आज नहीं तो कल मिलने वाला है। तो डेप्टर्स और क्रेडिटर्स के जो पार्ट होते हैं, डेट मीन्स आपके पास कहीं ना कहीं कैश जो होती है हमारी एसेट्स का पार्ट होती है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्टर्स जो होती है वो डेप्टर्स के क्रेडिटर्स जो होते हैं उसके एसेट्स कहलाते हैं। डेट मीन्स वो हमारे एसेट्स का पार्ट हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति सामान लेके यदि उधार करता है तो वो क्रेडिटर कहलाता है, और वो सामान दे के उधार करता है तो क्या होता है, जिसे बाद में सामान का पैसा मिलना होता है तो उसे हम डेप्टर्स कह देते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस हमारा चलता रहता है जिसे हम लोग समझते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, डेप्टर्स कंपनी के करंट एसेट्स होते हैं और क्रेडिटर्स होते हैं वो कंपनी के लायबिलिटीज होते हैं। डेप्टर्स कंपनी के करंट एसेट्स इसलिए होते हैं क्योंकि डेप्टर्स क्या काम होता है कि डेप्टर्स कंपनी के करंट एसेट्स के फाइनल पोजीशन में भी होते हैं, और क्रेडिटर्स होते हैं वो करंट कंपनी के करंट लायबिलिटीज़ के प्रोसेस पे होते हैं। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं पैसा चुकाना है तो उनको क्रेडिटर को ये चिंता होती है, और डेप्टर्स को कहीं ना कहीं पैसा मिलना है तो डेप्टर्स को चिंता इस चीज़ की होती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, डेप्टर्स को वस्तु सेवा दी जाती है और क्रेडिटर्स वस्तु सेवा ली जाती है। अब इस केस में आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर्स वाला केस आ जाएगी, नर्सेज आ जाएंगी या प्रोफेशनल लॉयर्स आ जाएंगे।
दैट मीन्स ये सारी जो सर्विसेज होती हैं इनमें या तो एडवांस का पैसा चलता है, या तो आप क्या करते हैं पैसा ले लेते हैं, या उनकी फ़ीस चलती है। तो सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्ट होता है उसमें फ़ीस का, आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो जैसे स्कूल में है, आप स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, फ़ीस पे कर रहे हैं, तो ये डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसे बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि वस्तु सेवा हम ले रहे हैं और वस्तु सेवाएं स्कूल हमको दे रहा है तो हम उसको डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के पार्ट मानेंगे, ये बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट और ट्रांजेक्शन के रूप में ही मानी जाएगी। अगेन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, डेब्टर्स जो होते हैं वो क्रेडिटर्स के क्रेता कहे जाते हैं, और क्रेडिटर्स जो होते हैं वो विक्रेता कहे जाते हैं। अब ये तो आपको बताइए क्यों कहे जाते हैं, तो उसको आप समझाने का मुझे कोई मतलब ही नहीं है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, डेब्टर लेते समय क्या होता है, सेल ऑर्डर बनाया जाता है, और क्रेडिटर्स को क्या होता है, क्रेडिटर्स को ऑर्डर देते समय परचेज ऑर्डर बनाया जाता है। जी हाँ, सेल ऑर्डर हमेशा क्या होता है, सेलिंग केस में बनाया जाता है, और परचेज ऑर्डर जो होता है वो परचेज के थ्रू बनाया जाता है। तो डेब्टर्स क्या कर रहा है, डेब्टर्स अपने माल को बेच रहा होता है इसलिए सेल ऑर्डर बनाएगा, और क्रेडिटर्स जो होता है वो परचेज कर रहा होता है इसलिए परचेज ऑर्डर बनाएगा। और ये दोनों चीज़ इसलिए ज़रूरी होते हैं कि सपोज़ कोई ट्रांजेक्शन हमारे पास हुआ है और उस ट्रांजेक्शन में अगर हमारे पास कोई रिसीविंग नहीं रहेगी या कोई ऑर्डर की स्लिप नहीं रहेगी, तो क्या होगा, वो ऑर्डर हमारे लिए निराधार हो जाएगा, मीन्स वो लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा। तो क्या बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हमारे यही परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर भी हो सकते हैं। अगेन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, डेब्टर्स जो होते हैं बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आते हैं, और क्रेडिटर्स होते हैं बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटीज में आते हैं। अब मैं आपको दोनों चीज़ बता दूं दोनों चीज़ क्यों क्यों होती है। सबसे पहले आप समझिए बैलेंस शीट होती क्या है। बैलेंस शीट हमारी कंपनी की फाइनल पोजीशन को शो करती है, जिसमें हम लोग प्रॉफिट और लॉस को देखते हैं, और हमारी इस साल के अंत में बनाई जाती है, दैट मीन्स फाइनल अकाउंट्स के रूप में। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ ये तो आपको पता ही है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम डेब्टर्स के जो अमाउंट है और जो क्रेडिटर्स का अमाउंट अगर सही जगह नहीं लिखेंगे और सही कंडीशन में लिखेंगे, तो क्या होगा, दिक्कत तब हमें आएगी जब हम क्या करेंगे, इसको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में ना लिखकर उसके बैलेंस को हम गड़बड़ लिख देंगे। तो हमारे साल के एंड तक आते आते हमारे डेब्टर्स और क्रेडिटर्स के अमाउंट क्लियर होने चाहिए, हमें कितना किससे लेना है और कितना किसको देना है, ये हमें बहुत प्रॉपर रूप में पता होना चाहिए। तभी हम कंपनी की फाइनल पोजीशंस के बारे में बता सकते हैं और किसी भी आदमी को उसकी चीज़ों के बारे में समझा सकते हैं। तो आई होप बैलेंस शीट बनाने के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना डेब्टर्स और क्रेडिटर्स का पार्ट है। तो आई होप आपको बनाई हुई सारी वीडियोस के सारे कंटेंट क्लियर हुए होंगे। तो मे बी आई होप आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर टू अदर्स।